नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब तक की जो वीडियो थी उसमें हमने हमारे कोर्स में दी हुई सभी संधियों का अध्ययन कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे समास का। इसका समास का। और हमारे बोर्ड पेपर में जो समास है वो 3 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 3 नंबर के हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या होती है? समास की परिभाषा होती है समसनम समास है। क्या होती है? समसनम समास है। इसका मतलब है जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बना दिया जाता है तो उसे समास कहते हैं। तो उसे समास कहते हैं। फिर से सुनना, जब दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक पद बना दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा समास कहलाएगा। जैसे हम देखें उदाहरण है हमारे पास सीतायाः पति। क्या है? सीतायाः पति। ये कितने पद हैं? एक और एक, दो। अब इन दो पदों को मिलाकर हम कितने पद बनाएं? एक पद। कितने पद? एक पद। इसका एक पद क्या बनेगा? सीतापति। क्या बनेगा? सीतापति। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा समास कहलाएगा। दो पदों को मिलाकर कितने पद बने? एक पद। और ये एक पद क्या है? हमारा समास हो गया। और मतलब क्या है समास का? जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के एक पद बना दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब बात करें हम समास विग्रह की। समास विग्रह किसे कहती है? समास विग्रह किसे कहती है? जब किसी समस्त पद के अर्थ को जानने के लिए जो वाक्य लिखा जाता है अथवा बोला जाता है तो उसे समास कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते? कैसे कहते समास विग्रह? जब किसी समस्त पद के अर्थ को जानने के लिए जो वाक्य लिखा जाता है अथवा बोला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है वीणा पाणी। हमें इसके अर्थ को जानना है कि इसका अर्थ क्या है। तो या इसके अर्थ को जानने के लिए या तो हम कुछ लिखें या फिर हम बोलें। तो जो लिखा जाएगा अथवा बोला जाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा समास विग्रह कहलाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? वीणा पाणौ यस्याः सा। अर्थात सरस्वती। इस वीणा पाणी का अर्थ मतलब क्या है? वीणा पाणौ यस्याः सा। अर्थात जिसके हाथों में वीणा है वह कौन है? वह सरस्वती। तो जब किसी समस्त पद के अर्थ को जानने के लिए जो वाक्य लिखा जाता है अथवा बोला जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं?
समास विग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं हम इस समस्त पद की। ये समस्त पद क्या है, समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं? समास से युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। समास से युक्त पद को हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। अर्थात जिस पद में कोई ना कोई समास होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा समस्त पद। जैसे हम देखें सीतापति, सीतापति क्या है, समस्त पद है। क्या है, सीतापति समस्त पद है, क्योंकि इसमें है हमारा तत्पुरुष समास। वीणा पाणी क्या है, हमारा समस्त पद है, क्योंकि वीणा पाणी में हमारा कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। तो ये तीन परिभाषाएं होती हैं। पहली होती है हमारी समास की, इसकी समास की। समास की परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक पद बना दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे सीतायाः पति क्या बना, सीतापति। नंबर 2, समास विग्रह। जब किसी समस्त पद के अर्थ को जानने के लिए जो वाक्य लिखा जाता है अथवा बोला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जैसे वीणा पाणी, इसका समास विग्रह क्या होगा, वीणा पाणौ यस्याः सा, अर्थात सरस्वती। और समस्त पद, समस्त पद किसे कहते हैं, समास से युक्त पद को हम समस्त पद कहते हैं। जैसे सीतापति, ये क्या है, एक समस्त पद है क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास है। वीणा पाणी, ये भी क्या है, समस्त पद है क्योंकि इसमें कौन सा समास है, हमारा बहुव्रीहि समास। तो ये क्या थी, हमारी समास से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि हमारे बोर्ड के पेपर में किसी भी प्रकरण की या किसी भी टॉपिक की कोई परिभाषा हमसे पूछी नहीं जाएगी। केवल हमसे उस टॉपिक से या उस प्रकरण से संबंधित केवल उदाहरण ही पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम समास के भेदों की। समास के भेद कौन कौन से हैं? ये समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो कितने समास हैं हमारे, 6। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। लेकिन अपनी जो 10वीं क्लास है, अपनी 10वीं क्लास का जो सिलेबस है, उस 10वीं क्लास के सिलेबस में केवल हमें 3 समास दिए हुए हैं, अव्ययीभाव, कर्मधारय और द्वंद्व समास। कितने समास हैं, 3 हैं। कौन कौन से, अव्ययीभाव, कर्मधारय और द्वंद्व समास। तो पहले हम इन 3 समासों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम बाकी के 3 समासों का अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले हम किसके करेंगे, इन 3 अव्ययीभाव, कर्मधारय और द्वंद्व का, इन 3 का हम क्या करेंगे, पहले अध्ययन करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा टॉपिक है ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का। इसका मतलब है हमें इन तीनों ही समासों में से एक एक उदाहरण पेपर में आएगा। मतलब तीनों ही समास के कितने कितने नंबर के हुए, हमारे एक एक नंबर के। ठीक, तो हम पहले पढ़ते हैं, हमारा पहला जो समास है वो है हमारा अव्ययीभाव समास।
कौन सा समास है हमारा? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में है क्या, क्या कहते हैं इसको? तो इसका मतलब है जिस समास का पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा शब्द होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास का जो पूर्व पद होता है, इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, यह समास हमेशा नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है। सुनिए, इस समास का जो पूर्व पद होता है अव्यय होता है और उत्तर पद क्या होता है? संज्ञा शब्द होता है। इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और यह जो समास है अपना अव्ययीभाव समास, ये हमेशा नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है। देखिए, जितने भी समस्त पद होते हैं उनमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे कि अभी पढ़ा था हमने, सीता पति, इसमें दो पद थे, सीता और पति। सीता जो था वो पूर्व पद था और पति जो था वो उत्तर पद था। तो इसी प्रकार जो अव्ययीभाव समास के जो समस्त पद होते हैं, जो भी उदाहरण होते हैं, उसमें दो पद होते हैं, पहला होता है अव्यय और दूसरा होता है उत्तर। अब बात आती है कि अव्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो काल, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्ययों को अव्ययकारी शब्द भी कहा जाता है। और संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं हमारे अव्ययीभाव समास के उदाहरणों को। हमारे जो कोर्स में है वो अव्ययीभाव समास के 6 अव्यय दिए हुए हैं, हम उन 6 अव्ययों का अध्ययन करेंगे। पहला अव्यय जो है वो है हमारा उप। उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ क्या होता है? समीप। और जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो हम संज्ञा पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का। जैसे देखिए, उपग्रामम, इसका हमें समास विग्रह करना है तो पूर्व पद क्या है? उप, अव्यय है, और उत्तर पद है हमारा ग्रामम। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो ग्रामम में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, तो इसका क्या बनेगा? ग्रामस्य। और उपकार क्या है? समीप। ग्रामस्य समीपम। अगला उदाहरण देखें हम, उपतटम, इसका समास वगैरह क्या होगा? तटस्य समीपम। अगला देखें, उपजनकम, तो इसका समास वगैरह क्या होगा? जनकस्य समीपम। अगला देखें, उपलतम, मूल शब्द है यहाँ पे लता, इसका जो समास वगैरह होगा वो क्या होगा? लतायाः समीपम। लता की षष्ठी व्यक्ति में क्या आता है?
लतायाः। तो ये क्या है, हमारा पहला अव्यय है उप। उप का मतलब क्या होता है, समीप। और जब भी हम समास विग्रह करेंगे और प्रारंभ में आएगा उप, तो हम विभक्ति कौन सी लगाएंगे संज्ञा शब्द में, षष्ठी विभक्ति। जैसे कि उपग्रामम, ग्रामस्य समीपम, उपतटम, तटस्य समीपम, उपजनकम, जनकस्य समीपम, उपलतम, लतायाः समीपम। अगला अव्यय हम देखें, हमारा अगला अव्यय है वो है हमारा अनु। कौन सा है, अनु। अनु के दो अर्थ होते हैं, पीछे और योग्य। और इसमें भी हम समास विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण देखें, अनु रथम। अब सुनिए, यहाँ पे हम अनु के दो अर्थ हमारे पास, पीछे और योग्य। तो हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे अनु का अर्थ क्या लगाना है, पीछे लगाना है या योग्य। तो यदि हम ये कहें कि रथ को कौन खींचते हैं, भाई घोड़े खींचते हैं, हम ये कहें कि भाई रथ में से घोड़े निकाल दिए जाएं और उनकी जगह इंसान को लाया जाए और उन इंसान से कहा जाए कि उस रथ को आप खींचो, तो वो खींचेंगे। लेकिन जितनी दूरी तक घोड़े खींच सकते हैं उतनी दूरी तक इंसान नहीं खींच सकते। तो इसका मतलब क्या है, योग्य यहाँ पे अर्थ नहीं लगेगा। अब बात करते हैं दूसरी बात करते हैं, ये कहा जाए कि भाई राजा हैं, राजा जो है वो रथ पर बैठे हैं रथ में, और रथ आगे आगे चलेगा और जो प्रजा है वो उनके पीछे पीछे चलेगी। तो ये बात अधिक समय तक संभव है किससे, इंसानों के घोड़े और रथ को खींचने से। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो अनु का अर्थ लगेगा वो पीछे लगेगा, ना कि योग्य। अब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, रथ में षष्ठी लगाई तो रथस्य, और अनु का अर्थ क्या है, पीछे। तो क्या होगा इसका, रथस्य पश्चात। क्या बना, रथस्य पश्चात। अगला उदाहरण देखें, अनुरूपम। अब यहाँ पे जो अनु का अर्थ लगेगा वो योग्य लगेगा, ना कि पीछे। तो समास विग्रह क्या हुआ इसका, रूपस्य योग्यम। अगला उदाहरण देखें, अनुजनकम। यहाँ पे जो अनु का अर्थ लगेगा वो पीछे लगेगा, ना कि योग्य, क्योंकि पिता के समान ना तो कोई पुत्र है, न था, ना ही होगा। हम केवल अपने पिता के द्वारा बताई गई बातों का केवल अनुसरण कर सकते हैं, ना कि हम अपने पिता के योग्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो अनु का अर्थ लगेगा वो क्या लगेगा, पीछे लगेगा। तो इसका समास विग्रह क्या हुआ, जनकस्य पश्चात। अगला उदाहरण देखें, अनुगुणम। यहाँ पे जो अनु का अर्थ लगेगा वो योग्य लगेगा, गुणों के योग्य, ना कि गुणों के पीछे। तो इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, गुणानाम योग्यम। अगला और देखें उदाहरण हम, अनुलतम। मूल शब्द है लता। लता का मतलब होता है बेल। बेल जो होती है वो एक के पीछे एक चलती है, तो अनु का अर्थ लगेगा यहाँ पीछे। तो समास विग्रह क्या होगा, लतायाः पश्चात। तो ये हमारा दूसरा अव्यय था अनु, जिसके दो अर्थ होते हैं पीछे और योग्य। और विभक्ति कौन सी लगती है हमारी, षष्ठी विभक्ति। ठीक, हमारे दो अव्यय हो गए। अब अगले अव्यय की हम बात करें, हमारा जो अगला अव्यय है तीसरा वो है निर। निर का अर्थ होता है अभाव, अर्थात किसी चीज का ना होना, और विभक्ति लगेगी उसमें षष्ठी विभक्ति। उदाहरण देखें, जैसे कि निर्जनम। जन का अर्थ होता है लोग, और लोग एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। तो जन में जब षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, जनानाम। निर का अर्थ क्या है, अभाव। तो अभाव है।
जनानाम अभाव, यानी कि लोगों का अभाव। निर्जलम अर्थात जल से अभाव है, जल का अभाव। अगला आप देखें, निर्मशकम, मशक का अर्थ होता है मच्छर, तो समास विग्रह क्या हुआ? मशकानाम अभाव है, मच्छरों का अभाव। अगला उदाहरण देखें हम, निरीहम, इसमें मूल शब्द है ईहा, तो समास विग्रह होगा ई आया अभाव है, मतलब इच्छा का अभाव। क्या मतलब हुआ इसका? इच्छा का अभाव। अगला उदाहरण देखें हम, निरापदम, इसमें मूल शब्द है आपदा, आपदा नाम अभाव है, आपत्तियों का अभाव। ये कौन सा अव्यय था हमारा? निर। निर में हम कौन सी व्यक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति। अगला जो अव्यय है वो है हमारा से। से का अर्थ होता है सात, और इसमें जो विभक्ति लगाते हैं वो लगाते हैं हम तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। जैसे कि शांतम, ऐसा ही संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? सैधन अंतम। क्या होगा? सैधन अंतम। तो समास वगैरह क्या हो जाएगा इसका? अनतेन सहितम। साश्वम, सैधन अश्वम, समास वगैरह क्या होगा? अश्वेन सहितम, घोड़े के साथ। शास्त्रम, सैधन अस्त्रम, समास वगैरह क्या होगा? अस्त्रेण सहितम, अस्त्र के साथ। से चित्रम, चित्रेण सहितम, चित्र के साथ। तो से का क्या है? साथ अर्थ होता है, और विभक्ति कौन सी लगाते हैं हम? तृतीया विभक्ति। जैसे शांतम का अंतेन सहितम, शाश्वम का अश्वेन सहितम, शास्त्रम का अस्त्रेण सहितम, और सचित्रम का चित्रेण सहितम। अगला आप देखें, अगला जो अव्यय है हमारा वो है प्रति। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। इसमें दो विभक्ति लगाते हैं, द्वितीया और सप्तमी विभक्ति। दो विभक्ति लगती हैं, द्वितीया और सप्तमी, लेकिन अधिकतर जो है हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें हम, प्रति दिनम, इसका जो समास वगैरह होगा वो होगा दिनम दिनम प्रति। हम केवल द्वितीय व्यक्ति से पढ़ रहे हैं, दिनम दिनम प्रति, प्रत्येक दिन। और यदि समास इसका सप्तमी व्यक्ति से करें तो होगा दिने दिने प्रति। अगर आप ये देखें अगला उदाहरण, प्रति एकम, इसका समास वगैरह होगा एकम एकम प्रति। वहां पे क्या हुआ? एके एके प्रति, यानी कि हर एक। अगला उदाहरण देखें, प्रत
यर्थम, प्रतिधन अर्थम। तो इसका समास वगैरह क्या हुआ? अर्थम, अर्थम प्रति, अर्थात प्रत्येक अर्थ, प्रत व्युत्तरम, प्रतिधन उत्तरम। तो इसका समास वगैरह क्या होगा? उत्तरम, उत्तरम प्रति। तो ये जो अव्यय है हमारा प्रति, इसमें दो व्यक्ति लगाते हैं हम, द्वितीया और सप्तमी। अधिकतर द्वितीय व्यक्ति पढ़ने को मिलती है और पढ़ते हैं हम द्वितीय अधिकतर। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, यदि सप्तमी लगाएं तो दिने दिने प्रति। प्रत्येकम, एकम एकम प्रति, और सप्तमी लगाएं तो हम एक एक प्रति। प्रत्यर्थम, अर्थम अर्थम प्रति, और सप्तमी लगाएं तो अर्थे अर्थे प्रति। प्रत्युत्तरम, उत्तरम उत्तरम प्रति, और सप्तमी लगाएं तो हम उत्तरे उत्तरे प्रति। अंतिम जो अव्यय है वो है हमारा यथा। यथा का अर्थ होता है अनुसार, और इसमें जो हम विभक्ति लगाते हैं वो लगाते हैं द्वितीया विभक्ति। जैसे देखिए, यथा शक्ति, इसका जो समास वगैरह बनेगा वो बनेगा शक्तिम। और यथा का मतलब क्या है? अनुसार, यानी कि अनति क्रम में, शक्ति के अनुसार। अगला अव्यय है, अगला उदाहरण है यथा मति। इसका समास वगैरह हुआ मतिम अनति क्रम में, मति के अनुसार। यथा कालम, कालम अनति क्रम में, समय के अनुसार। ये पेपर में यथेच्छम आए, यथेष्टम आए, या फिर आए यथेष्टम, यथेच्छम आए, यथेष्टम आए, या फिर यथेष्टम आए। इन तीनों का जो समास वगैरह होगा वो होगा इच्छाम अनति क्रम में, मतलब इच्छा के अनुसार। तो जो हमारा अंतिम अव्यय था वो था यथा। यथा का अर्थ होता है अनुसार, विभक्ति लगाते हैं द्वितीया। यथा शक्ति, शक्ति अनति क्रम में। यथा मति, मति अनति क्रम में। यथा कालम, कालम अनति क्रम में। यथेच्छम, यथेष्टम या यथेष्टम, कोई भी आए तो क्या होगा? इच्छाम अनति क्रम में। तो ये क्या था हमारा अव्ययभाव समास। अब बात करते हैं पेपर की। तो पेपर में हमें तीनों समासों में से एक एक उदाहरण यहाँ आएगा। तो कैसे आए, कैसे पता लगे कि भाई वो हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण है? तो इसकी एक छोटी सी पहचान है, वो देखते हैं। तो पेपर में हमसे या तो समास वगैरह करवा सकता है या समस्त पद बनवा सकता है। ऐसे देगा तो हमें ऐसे करना है और ऐसे देगा तो ऐसे करना है। तो मान लीजिए हमको वो समास विग्रह करवा रहा है। क्या करवा रहा है? समास विग्रह, यानी कि इस तरह से देगा और इस तरह से करवा रहा है। तो हमें एक चीज याद रखनी है, उन तीनों में से किसी भी उदाहरण में अनु, उप, से, निर, प्रति, यथा, इनमें से कोई भी एक उदाहरण है, कोई भी एक लिखा हुआ हो। इधर यदि हमसे समास विग्रह करवा रहा है तो हम क्या देखेंगे? उस जो हमको जो उदाहरण दिया है उसके प्रारंभ में अनु, उप, से, निर, प्रति, यथा, इनमें से कोई एक दिया हुआ है तो हम बिल्कुल बिना संकोच के क्या लिख देंगे? अव्ययभाव समास। देखिए हमें तीन उदाहरण हैं। वो उदाहरण किस तरह से हैं कि हमें समास विग्रह या समस्त पद बनाना है और उस समास का नाम भी लिखना है। आधा नंबर का समास विग्रह या समस्त पद है
और आधे नंबर का हमारा समास का नाम है। तो यदि किसी समस्त पद के प्रारंभ में आपको क्या दिख जाए, अनु, उप, से, निर, प्रति या फिर यथा, इनमें से कोई एक शब्द दिख जाए, एक भी अव्यय दिख जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अव्ययभाव समास। आप क्या लिखोगे उसमें, अव्ययभाव समास। मान लीजिए उसमें हमको समास विग्रह दिया हुआ है और हमको समस्त पद बनवा रहा है, क्या दिया हुआ है, समास विग्रह, तो उसका हमें क्या बनाना है, समस्त पद बनाना है। तो हम क्या पहचान लगाएंगे, तो हम क्या देखेंगे उसमें कि उस उदाहरण के अंत में समीपम, पश्चात, योग्यम, सहितम, प्रति, अभाव, अनतिक्रम में। यदि इनमें से कोई भी एक आ रहा है, समीपम, पश्चात, योग्यम, सहितम, प्रति, अभाव या फिर अनतिक्रम में, अंत में इनमें से कोई भी एक आ रहा है, तो वो कौन सी समास का उदाहरण है, हमारा अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो हम बिना किसी संकोच के क्या लिखेंगे, अव्ययभाव समास। फिर से सुनना, यदि उदाहरण दिया हुआ है उसके प्रारंभ में अनु, उप, से, निर, प्रति, यथा, इनमें से कोई एक है, तो कौन से समास का उदाहरण है, अव्ययभाव समास का। यदि किसी उदाहरण के अंत में क्या आ रहा है, समीपम, पश्चात, योग्यम, सहितम, प्रति, अभाव अथवा अनतिक्रम में, इनमें से कोई एक आ रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा अव्ययभाव समास। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने समास की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा और समास के भेदों के बारे में, तथा आज एक समास हमने पढ़ा है अपना अव्ययभाव समास। आप इस समास से संबंधित उदाहरण पढ़ के देखें। यदि किसी उदाहरण में समस्या आती है तो आप जरूर पूछें, कमेंट बॉक्स में डालें और अपने मित्रों के साथ हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके जो और मित्र हैं, जो और छात्र हैं, उनका भी लाभ हो सके। हम आपके लिए हमेशा अच्छे से अच्छा देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप कृपया धैर्य और हमारा साथ बनाए रखें। धन्यवाद।